बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मंच पर बैठे हुए जनाब जमील खां साहब, जो राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं और हवा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट जावेद साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी हैं, जनाब कमरुद्दीन साहब, शेख खलील साहब, आमिर अंसारी साहब, आरिफ खां साहब, यासर हुसैन साहब, डॉक्टर जाफर साहब, कृष्णा यादव साहब और मेरे तमाम मजलिस रुफ़ा, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे आम में शिरकत की। आप बखूबी जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मरतबा राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। पिछले एक साल सवा साल से जनाब जमील खां साहब की क़ियादत में राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए आवाम के दरमियान में जाकर हमने कई मीटिंगें की। जिम्मेदारान कौम और मिल्लत से हमने उनके घर पर जाकर मुलाकात की, उनसे हमने गुजारिश की कि वो हमको अपने दुआओं से नवाजें, हमारी सरपरस्ती करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस आपके दरमियान में है, तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत बनाइए। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि कल तक आपके पास कोई मुतबादिल और विकल्प नहीं था, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके पास है। बरसों आप कभी कांग्रेस तो कभी दूसरी जमात या कभी बीजेपी का साथ दिए, इसीलिए दिए कि आपके पास कोई विकल्प या मुतबादिल नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज़, आपकी एक सियासी क़ियादत आपके दरमियान में है, तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि इस आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट को इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 65 साल से मजलिस अपना सियासी सफर कामयाबी से तय कर रही है और मेरा मानना यह है कि भारत की राजनीति को अगर हम और भारत के लोकतंत्र को या जमहूरियत को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो ये बेहद जरूरी है कि हम अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाएं और ऐसी सियासी क़ियादत जो सबको साथ लेकर चल सके। और मजलिस ये काम करते आई है, तो मैं आपको बताने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों कि एक बार आप मजलिस का साथ दीजिए, हवा महल असेंबली हल्के से आप जमील खां को कामयाब करिए ताकि आपके मसाइल को हल किया जा सके। मैं जानता हूं इस बात से कि हमारे वतन अजीज में नफरत और फिरका परस्ती अपने उरूज पर है। मैं जानता हूं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति से अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को बिल्कुल ही उनका सफाया करना चाहती है। मैं जानता हूं इस बात से कि आए दिन चाहे राजस्थान हो या हमारे मुल्क के मुख्तलिफ प्रदेश और रियासतें हो, वहां पर मॉब लिंचिंग के वाकयात होते हैं। आप और हम जानते हैं
कि चेहरे पर अगर दाढ़ी या टोपी देखकर नफरत के मुजाहरे भी किए जाते हैं। आपकी और हमारी आंखों ने यह भी देखा कि जब हमारी बेटियों और बहनों ने हिजाब पहनकर कॉलेज को जा रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हम ये भी देखते हैं कि कानून बनाए जाते हैं मजहब के नाम पर ताकि हमको हमारे वतन अजीज की शहरियत से महरूम कर दिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सच है कि भारत में अगर सबसे कमजोर है समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर और सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब है तो आदिवासियों के बाद अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान और हमारे दलित भाई हैं। और इसका राज ताल्लुक इस वजह से है कि इनके पास इनके कोई सियासी ताकत नहीं है, इनका कोई सियासी नेता नहीं है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि आपको तकालीफ का सामना करना पड़ता है, आपको आए दिन फिरका परस्ती का मुकाबला करना पड़ता है, आए दिन आपसे तासुब के मुजाहरे किए जाते हैं, आए दिन हमारी बेइज्जती की जाती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसाइल की एक लंबी फेहरिस्त है, मगर यह बात भी सच है कि जब से 2014 से हमारे वतन अजीज के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने हैं, इन तमाम चीजों में बहुत तेजी से फिरका परस्ती में इजाफा हुआ, नफरत में इजाफा हुआ, तासुब में इजाफा हुआ। अगर आप ये समझते हैं कि इन तमाम चीजों का मुकाबला हम सिर्फ एक पार्टी को वोट देकर इन तमाम चीजों को हम खत्म कर पाएंगे, तो मैं आपके सामने जिम्मेदारी और बड़ी सच्चाई के साथ कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। अगर आप इस मुल्क से फिरका परस्ती को खत्म करना चाहते हैं, अगर आप राजस्थान से नफरत का खात्मा करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। गए वो दिन जब आप डर कर किसी को वोट डालते थे, मगर आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आकर यह कह रहा है कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप उम्मीद की बुनियाद पर जमील खां को कामयाब करिए। डर की बुनियाद पर किसी को वोट मत दीजिए। किसी माइका लाल से आपको डरने की अब जरूरत नहीं है। भारत की जमहूरियत, आपको भारत का संविधान और आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने हक के लिए लड़ें। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, उसमें लिखा गया, क्या लिखा गया कि लिबर्टी आपको आजादी है। उस संविधान में लिखा गया कि आपको आजादी है अपने मन में जो आपके बात है उसको आप सामने लेकर आए। भारत के संविधान में यह लिखा गया कि आपको इक्वालिटी मिलेगी, बराबरी मिलेगी। भारत के संविधान में लिखा गया कि भाईचारगी पैदा करना हम तमाम का काम है। तो मैं आपको बताने आ रहा हूं कि अगर आप आजादी चाहते हैं नफरत से, अगर आप हिस्सेदारी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भाईचारगी को मजबूत करना चाहते हैं, तो 25 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पतन के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को हासिल करने की लड़ाई का आगाज करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया, ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है?
बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती? तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर, अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि सदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती? बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए? तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे, मगर अब कल से शुरू कर देंगे। ये तमाम कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कांग्रेस के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचते हैं, ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। तो मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण, इनको ही नजर आता, मुझे नजर कभी नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 2019 के बाद भारत की पार्लियामेंट में कानून लाया गया, उसको यूएपीए कहते हैं, अनलॉफुल अमेंडमेंट प्रिवेंशन एक्ट। उसको मोदी सरकार ने और गंदा कर दिया, यानी इतना गंदा कर दिया कि अगर किसी पर यूएपीए लगता है तो 4 साल 5 साल से पहले उन बच्चों की बेल नहीं होती, जेल में सड़ते हैं, उनको जमानत नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकसभा में ये कानून को लाया गया तरमीम करने के लिए, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तारीफ नहीं की? लोकसभा में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये कानून की तारीफ की, और जब यह कानून बन गया तो उस कानून को इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बच्चे हैं, मुल्क के कोने कोने में जेलों में आप जाकर देखो कौन है सबसे ज्यादा जेल में? दलित, अल्पसंख्यक समाज, ट्राइबल लोग। जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, बताओ, क्या तुमने यूएपीए का कानून, इंदिरा गांधी जब थी तुमने कानून बनाया? नहीं बनाया, तुमने बनाया। और जब नरेंद्र मोदी ने उन 2019 जुलाई में इस कानून को तरमीम किया तो तुमने क्या मोदी का साथ दिया? नहीं दिया। बताओ हमको, कौन मिला हुआ है मोदी के साथ? तो मालूम हुआ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी जुड़वा भाई 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 बनकर हमको धोखा दे रहे हैं। शायद कांग्रेस के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, रात में नींद नहीं आएगी कि ओवैसी ने ऐसा कैसे कर दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। तुम भी आप उठाकर कल जाओ, इंटरनेट पर बैठकर आप देख लो कि यूएपीए का कानून जब भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था तो यही राहुल गांधी और मोदी एक होकर यह कानून को बनाए जो हमारे लिए बर्बादी का बाइस बन रहा है। और इल्जाम हम पर लगाती है। उस कानून की मुखालिफत किसने की? मैं और इम्तियाज जलील साहब ने की, बल्कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कांग्रेस के एमपीज की तरफ देखकर कहा कि ये जो कानून की तुम तारीफ कर रहे हो, एक दिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे पूरे नेता जब जेल को जाएंगे तो तुमको मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा कि कानून कैसे इस्तेमाल होता है। बहुत पुकार लिए कांग्रेस वाले, बहुत चीख लिए कि ओवैसी तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई कि तुम हमको बोलते हो? अरे मैंने कहा हम तुम्हारे बाप को बोलते हैं, तुम कौन सी चीज हो? सच्चाई को बयान नहीं करना ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा काम है कि सच्चाई को मत बयान करो। फिर आप देखते कि CAA का कानून नरेंद्र मोदी लेकर आए। उस CAA कानून को मोदी के 300 एमपीज के सामने मैंने कहा यह कानून, ये काला कानून है, ये मजहब के नाम पर तफरीका करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है। यह कानून उस वक्त का बना हुए कानून की हमको याद दिलाता है जब महात्मा गांधी उस वक्त के
अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में थे, तो मैंने नरेंद्र मोदी के 300 एमपी के सामने कहा कि ये काला कानून है। जिस तरह गांधी ने उस कानून को फाड़ा, मैं तुम्हारे सामने उस कानून को फाड़ता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। किसने मुखालिफत की पुरजोर तरीके से? तो मालूम हुआ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी मुखालिफत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मोदी कानून लाते हैं, हम उस कानून की कमजोरियों को बयान करते हैं और देश को बताते हैं कि यह कानून जो मोदी सरकार बना रही है वो देश के गरीबों के खिलाफ है, देश के मजलूमों के खिलाफ है, देश के उन तमाम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। मगर कांग्रेस को बात समझ में नहीं आती। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के आरक्षण का कानून लाया कि लोकसभा और असेंबली में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उस कानून में आप उठाकर देख लो, जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, ना बीजेपी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से, ना ये नाम निहाद सेकुलर पार्टीज की तरफ से, इनकी जबानों से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता है। देख लो आप, पार्लियामेंट के रुदात आवाम को दस्तयाब है। ना बीजेपी के किसी एमपी ने कहा, उस पूरी पार्लियामेंट में जब मुझे बोलने का मौका मिला उस बिल के ऊपर, तो मैंने शुरुआत में कह दिया कि मैं इस कानून के खिलाफ हूं। तो बीजेपी और कांग्रेस के लोग पुकारना शुरू कर दिए, तुम महिला विरोधी हो। मैंने कहा मैं महिला विरोधी नहीं हूं। मैं कैसे महिलाओं का विरोध कर सकता हूं जब मुझे हमारे बाप ने और मेरी मां ने सिखाया कि तुझे अगर जन्नत जाना है तो मां के पैरों के नीचे जन्नत है। मैं कैसे महिलाओं का खिलाफ हो सकता हूं जब मेरे पास मेरी पार्टी में कई महिला कारपोरेटर हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं क्यों इसका खिलाफ हूं, बताता हूं। तुम आरक्षण दे रहे इसलिए कि जो नहीं है पार्लियामेंट में, इस पार्लियामेंट में अगर सबसे कम है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान है। मैंने आदाद दिए, डेटा दिया कि जितने 560 या 520 महिला एमपी अब तक हुई हैं, उसमें से सिर्फ 22 या 23 मुस्लिम महिला एमपी हुई हैं। मैंने कहा कि क्या इस भारत की पार्लियामेंट में, हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुस्लिम महिला नहीं आना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री से मैंने कहा कि आप तो अपने आप को ओबीसी का नेता मानते हैं। आप कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का नेता हूं, मैं रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर आया हूं। हमने उनसे पूछा, मोदी जी तो फिर क्या ओबीसी समाज की महिलाओं को नहीं लाना चाहेंगे पार्लियामेंट में? आप पूरे पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। ये इसने कौन सी ऐसी नई बात कर दी? हम नई बात नहीं कर रहे, सच्चाई को बयान कर रहे। आखिर वक्त तक पार्लियामेंट में हमने लड़ा, वोटिंग करवाई और हमारे लोकसभा के स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब हैं, वो मुझे बोलने का मौका भी देते हैं। तो जब मैंने उस कानून की तरमीम का अमेंडमेंट मूव किया तो ओम बिरला स्पीकर साहब ने कहा कि ओवैसी तुम मूव करोगे? मैंने कहा मैं मूव कर रहा हूं। तो स्पीकर साहब ने कहा कि आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है इस काम को। मेरे अजीज दोस्तों, पूछो इन कांग्रेस और बीजेपी वालों से, क्यों तुम आरक्षण उन लोगों को नहीं देना चाहते जिनकी कोई नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं है? मगर ये लोग इल्जाम लगाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हमारे देश में खौफ और नफरत का माहौल है। इस नफरत को और खौफ को अगर दूर कैसे किया जा सकता है? एक तो आपको अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। एक आप अपने आप को, अपनी औलाद को सिखाना पड़ेगा कि बेटा, उनको बताना पड़ेगा कि यकीनन ये बातिल ताकतों का तूफान हमारे घर तक आ चुका, मगर आज जयपुर की सरजमीन में असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है
तुम एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि बातिलों के तूफान में चिराग को कैसे जलाया जाता है। अगर आपको चिराग को जलाना है तो आप मजलिस का साथ दो मेरे भाई। याद रखो, डर कर किसी पार्टी के कैंडिडेट को देने से आपके महल्ले में, आपके इलाके में विकास का काम नहीं होगा। डर कर किसी को देने से आपके नाले का काम नहीं होगा। डर कर किसी को देने से आपके इलाके में अस्पताल नहीं बन जाएगा। अरे उम्मीद की बुनियाद पर वोट डालो और अपने आप से कहो कि मैं इंसानों से डरने वाला नहीं हूं, मैं इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले चीफ मिनिस्टर से डरने वाला नहीं हूं, मैं मेयर की कुर्सी पर बैठने वालों से डरने वाला नहीं हूं, मैं वजीर आजम से नहीं डरने वाला हूं, मैं उससे डरने वाला हूं जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने चांद और सूरज को बनाया। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम ये भाषण में ये कहते हैं, इन तमाम को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देखो ये क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। अरे मैं जो कुछ बोल रहा हूं संविधान के दायरे में कर बोल रहा हूं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजस्थान में आपको अपने आप में तब्दीली पैदा करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि डर की बुनियाद पर मैं कांग्रेस को रिवायती वोट देती आया हूं, मैं देता रहूंगा, क्या मिला आपको बताओ? आपने कांग्रेस का साथ दिया तो आपको क्या मिला? हां, कांग्रेस में जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो नेता जो राजपूतों की नुमाइंदगी करते उनको फायदा हुआ, वो नेता जो जाटों की नुमाइंदगी करते उनको फायदा हुआ, वो नेता जो गुर्जरों की नुमाइंदगी करते उनको फायदा हुआ। मगर आपको दलितों को क्या फायदा हुआ बताओ? कुछ फायदा नहीं हुआ। आपको सिर्फ दिलफरेब वादे मिले, आपको बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें मिली, इफ्तार की दावत मिली, रोजा आप और हम रहते 16 घंटे का, ये मेरा खजूर भी अपने मुंह में डालकर घर को चले जाते। बताओ फिर क्या आपका कब बेदार हो गए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मुझे जमील खान ने बताया कि आपके इस इलाके में कम्युनिटी सेंटर नहीं है, खुला नाला है, यहां पर खवातीन महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हैदराबाद का मैं एमपी हूं, हमने वहां पर टीआरएस की हुकूमत की तारीफ की। हमारे 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है। हमने हुकूमत के पास जाकर हमारे एक एक विधानसभा में, आपको जानकर खुशी होगी कि मजलिस की नुमाइंदगी पर 3-3, 4-4, 5-5 हमने बस्ती दवाखाने बनाए। उन बस्ती दवाखानों में फ्री में इलाज होता है, डॉक्टर है, टेस्ट फ्री में होता है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कब होगा? आप यहां पर नाले की बात कर रहे हैं। पिछले 2 महीने पहले मैंने हल्के असेंबली याकूतपुरा में 1.5-2 महीने पहले कम से कम 80 करोड़ के नए विकास के काम का इफ्तिताह करके आया। वो काम चल रहा है। तुम खुले नाले की तरफ रहे हो, उसकी तकलीफ तुमको तकलीफ दे रही है। मेरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कारवान एक असेंबली हल्का है, एक असेंबली हल्के में 290 करोड़ की सीवरेज लाइन का काम चल रहा। 290 करोड़ की। मेरे भाई, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई शायर नहीं हूं, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। इसको बोलते सियासी ताकत, इसको बोलते आपका नुमाइंदा। इतने डेवलपमेंट के काम हमने करवाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तेलंगाना की मिसाल और राजस्थान की मिसाल अगर आप देखेंगे तो अल्पसंख्यक समाज एक ही है, परसेंटेज वाइज एक ही है। 2018 के चुनाव में क्या यह बात सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को 39% वोट मिला, जिसमें से 10-11% के करीब अल्पसंख्यक समाज का वोट था।
11% वोट अल्पसंख्यक समाज का था, तो बताओ आपको क्या मिला? 250 करोड़ था, बजट 250 करोड़ कर दिया गया, और वो भी मेरे बोलने के ऊपर। तेलंगाना में मंजलिस के 7 एमएलए हैं, वहां पर 2200 करोड़ का बजट अल्पसंख्यक समाज का है। अशोक गहलोत कहते हैं कि जयपुर में मैं एक अल्पसंख्यक समाज के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोलूंगा। मैं अशोक गहलोत को कहना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत साहब, चुनाव के बाद जब आप हार जाएंगे हैदराबाद को, आइए मेरे मेहमान रहिए। मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 1,30,000 मुस्लिम बच्चियां और बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में 6 क्लास से 12वीं क्लास तक फ्री में पढ़ती हैं। 1,30,000, 80,000 9 साल में पढ़ के निकल गए। 9 साल में 80,000 40,000 बेटियां, 40,000 बेटे पढ़कर निकल चुकी हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एसडीएम है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई आरडीओ है। किसको बोलते सियासी ताकत का इस्तेमाल? आओ कभी हैदराबाद में तुमको दिखाऊंगा ले जाकर बच्चियों का स्कूल, उनका रहने का हॉस्टल अलग, बच्चों का अलग। 1,30,000 पढ़ रही है। मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, मेरी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी, मगर वो जो गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा, वो जो ठेला बंडी पर, फ्रूट की दुकान पर काम करने वाली की बेटी डॉक्टर बनेगी, वो इनकलाब पैदा करेगी। ये काम मजलिस कर रही है। ये काम राजस्थान में क्यों नहीं किया गया बताओ? जो अल्पसंख्यक समाज के वोटों के चौधरी है, तुम बोलो, तुमने क्या किया इस समाज के लिए? जब सरजमीन दखन पर यह काम मजलिस ने किया तालीम के मैदान में, तो तुमको किसने रोका था यह काम करने के लिए? कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैं जानता हूं सच्चर कमेटी, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, अगर कोई अल्पसंख्यक समाज का बेटा बेटी तालीम नहीं पढ़ती है, हासिल करती है, तो पैसे नहीं है उनके पास। मेरे हैदराबाद के क्षेत्र में एमएलए, वहां पर ये स्कूल है जहां के 12th क्लास के बाद 3 बच्चे आए, मेरे दफ्तर दारुस्सलाम को आकर कहा कि ओवैसी साहब, हम लोग अकबर साहब ने स्कूल को बनाया चंद्रायन गुट्टे में, हम यहां से नीट को क्वालिफाई किए और हैदराबाद के गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में हम तीनों को एडमिशन मिला। हमको जरा पैसों की जरूरत है, किताबों के लिए, कपड़ों के लिए। मैंने पूछा तुम्हारे वालिद क्या काम करते थे? एक ने कहा एक ऑटो ड्राइवर है, एक फ्रूट का कारोबार करते हैं, और तीसरे ने कहा कि मेरे पप्पा मैकेनिक है। फिर मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह तुम कल आ जाओ, मैं तुमको हमारी पार्टी से तुमको चेक लिख कर दूंगा और तुम्हारे अकाउंट में डलवाऊंगा। तो उसमें से एक बच्चा वापस आया मेरे पास, आंख में आंसू थे, बड़ी शर्माते मुझसे कहा सर मैं एक बात बोलूं आपको। मैंने कहा बोलो बेटा क्या बात है? तो बोला कि सर मैं हिंदू हूं, मेरे को भी मिलेगा क्या? मैं उठा, उसका हाथ मिलाया, कहा तू गरीब का बेटा है, तुझे ही मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हम किसी से तफरका नहीं करते। तुम सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ कि ओवैसी इसके खिलाफ। अरे मैं किसी धर्म के खिलाफ ना था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जिस धर्म को मानता हूं मुझे तालीम देती, किसी से नफरत मत करो। उन तीनों बच्चों को बुलाया और उनको बुलाकर हमने के किलोमीटर दूर मालूम हुआ तो 2 लड़कियां आई बुरखा में, बुरखा निकाब में आकर कही कि असद अंकल हमको क्यों नहीं दे रहे आप? मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम भी तो कामयाब हुए फुला जिले में, हमको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। मैंने कहा लो बेटा ये तुम्हारी अमानत है, ये दारुस्सलाम तुम्हारा है, हमारा नहीं है। हम नहीं रहेंगे, तुमको चलाना है, ये अमानत तुम्हारी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
जब आप गरीबों को पढ़ने का मौका देते हैं तो वो आसमानों की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। मगर आप क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे हैं, सिर्फ वोट डाल रहे हैं। क्या हासिल हो रहा है आपको? नहीं, हमने हरा दिया बीजेपी को। मुबारक हो आपको, दोबारा हराइए बीजेपी को। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुमने राहुल गांधी और अशोक गहलोत के घर में चिरागों को फैला दिया, मगर तुम्हारे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं है। ये कौन सी काम तुम कर रहे हो? बताओ मेरे को। तुम उनको सत्ता दे रहे हो, तुम उनको ताकतवर बना रहे हो, तुम कमजोर हो रहे हो। यकीनन बीजेपी को हराओ, बल्कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 2024 के पार्लियामेंट के इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी भारत के कोने कोने में जाएगा, जनता से अपील करेगा कि दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। मगर आप क्या करेंगे बताओ? आप क्या करेंगे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये काम राजस्थान में भी हो सकता है और राजस्थान में काम करना है। आप ये नाले को देख रहे हैं। हमने हमारी चीफ मिनिस्टर से 1.5 महीना पहले मिलकर कहा कि हैदराबाद के अतराफ में मुसलमानों को, ईसाइयों को कब्रिस्तान की जमीन दो। 100 एकड़ जमीन मिली। अजा हो रही बात करें तो ये भी पता है क्या? मेरी अजान हो रही है, इस कारण थोड़ी देर के लिए रुक गई। जब तक वापस आ रहा हूँ भाई। आप कितने लोग हैं? अजान होने के कारण थोड़ी देर खबर रुकी। हम नमाज के लिए, अज़ां के लिए रुक गए थे। अब एक अज़ां के लिए रुक गए तो अज़ां चलती है। मैं आपसे सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि 2018 में जैसा कि जमील साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमको कुछ नहीं दिया। आप बताइए कि कैबिनेट का एक पोस्ट दिया गया और उनका मंत्रालय क्या है? मालूम हुआ कि कब्रिस्तान के मंत्री हैं वो। मिनिस्टर बनाया गया, क्या नाम था मिनिस्टर का वो? हाँ, अमीन खां साहब को कब्रिस्तान का मंत्री बनाया गया और फिर मोहतरमा को तालीम का शोबा एमओएस दे दिया गया। हम पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से कि आखिर क्या वजह है कि आप होम मिनिस्टर नहीं बना सकते किसी को?
तेलंगाना में होम मिनिस्टर का नाम महमूद अली है, मजलिस का नहीं है, बीआरएस पार्टी का है, महमूद अली उनका नाम है। इसको बोलते हिस्सेदारी। आप बताओ यहां पर क्या किया गया कि अमीन साहब को बना दिया गया, हमको देंगे? ये कौन सा इंसाफ है आपका राहुल गांधी कि आप हमको ना जिंदा रहने दे रहे और हमको मंत्रालय मिलता है तो खबरस्तान का मिलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर 1% भी नहीं है बजट अल्पसंख्यक समाज का, 0.06% है। और अशोक गहलोत राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने 11% वोट दिया था 2018 में अल्पसंख्यक समाज ने, और नतीजा ये निकलता है कि आपका हिस्सा 0.06% होता है। और फिर यहां पर आप देखते हैं कि 6 राज्यसभा के एमपी बनाए जाते हैं राजस्थान से। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, अशोक गहलोत से कि आपको अल्पसंख्यक समाज का कोई नेता नजर नहीं आया राजस्थान का? कि आपने हरियाणा से किसी को बना दिया, महाराष्ट्र से बना दिया, केरल से बना दिया, और जो 11% आपको वोट दिया आपने क्यों नहीं बनाया उनको? तो मालूम हुआ, मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी और अशोक गहलोत कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई नेता बन जाए। वो कभी नहीं चाहते कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक तुम्हारा कोई बड़ा नेता बन जाए जो तुम्हारी दिल की अरमानों को पूरा कर सके, जो हमारी मां और बहनों की आंख में आंसू है उसको समझ सके, जो हमारे बुजुर्गों की रातों की नींद जो बर्बाद हो चुकी है औलाद के मुस्तकबिल के लिए उनकी तकालीफ को महसूस कर सके। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारा कोई लीडर बने। ये कभी नहीं चाहते कि तुम्हारी सफों से गरीब का बेटा बेटी उठकर कोई नेता बन जाए। ये यही चाहते हैं कि तुम उनकी गुलामी करो, तुम उनके नाम लेकर जिंदाबाद के नारे मारो, तुम उनको डर कर और डालो। ओवैसी तुम्हारे दरमियान में आकर कह रहा है कि तुमको नेता बनना है। जयपुर से लेकर राजस्थान के गलियों में तुम्हारा नाम होगा, दिल्ली के ऐवान में तुम्हारे नाम की गूंज होगी। याद रखो, तुम नेता बनोगे इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस क्या करना चाहती है? मजलिस ये करना चाहती है कि ऐसा चेहरा उठे जो तुम उसको देख कर कहो कि हाँ ये मेरा है, और वो जब तुमको देखे तो कहे कि ये मेरा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मजलिस करना चाहती है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि 25 तारीख के दिन आप जब वोट डालने जाएंगे, इस दीवाने की बातों पर गौर फरमाइए। मुझ में अगर कोई ऐब है तो बहुत मुझ में ऐब है मेरे भाई, मगर एक चीज जो मुझ में अभी तक अल्लाह ने नहीं पैदा होने दी, वो ये है कि मैं अपने जमीर का सौदा आज तक नहीं किया, ना कभी इंशाअल्लाह ताला दमे वापसी तक करने वाला। सच्चाई को बयान करता था और करता रहूंगा। डरना सिर्फ रब्बे कायनात से है। जमहूरियत है, संविधान है। हमको जमहूरियत और संविधान के दायरे में रहकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। तो 25 तारीख के दिन, 25 नवंबर के दिन आप सुबह के वक्त अपने घर से निकलिए और पतंग के निशान पर बटन दबाइए। अब जोशी साहब का क्या होगा मुझे पता नहीं। उनको क्या कहते हैं यहां पर? भाई साहब, भाई साहब, अगर आप भाई साहब हैं तो मैं क्या हूं आपका? अगर वो भाई साहब है तो मैं क्या हूं तुम्हारा? मेरे भाई, अब तुम ये सब बोल दिए, कहीं मेरे दिल को खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? जरा भाई साहब से पूछो, ये एक आदमी आया था, सर पे टोपी थी, दाढ़ी थी, इसने तमाम बातों को खोल खोल कर रख दिया। मेरी एक बात का तुम जवाब नहीं दे सकोगे भाई साहब, ना तुम हार गया और कहता है अरे राहुल गांधी
प्यारे, ये अमेठी तो मैं नहीं गया था, तो तुम कैसे हार गए? याद रखो मेरी इस बात को, ये आपको कभी नेता बनने नहीं देंगे। ये हरियाणा से, महाराष्ट्र से, केरल से लाकर राजस्थान का राज्यसभा के एमपी बनाकर भेजाएंगे। जीत भी जाओगे तो मंत्री नहीं मिलेगा, मंत्री का पोस्ट मिलेगा तो खबरस्तान मिलेगा। मलाई वो खाएंगे, बिरयानी यही है। मुझे माफ करना अगर मैं कह रहा हूं, हमारा हाल ये है कि जिस तरह शादी में बैंड बाजा होता है, हम लोग दूल्हे के आगे, बारात के आगे बड़ा जोर और शोर से बाजा बजाते हैं कि फुला लीडर, फुला ये, और बैंड बाजे वाले कभी भी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। याद रखो, बैंड बाजे वाले कभी शादी खाने के अंदर नहीं जाते। उसका काम सिर्फ बाजा बजाना, म्यूजिक बजाना, नाचना, और जब दूल्हा और बारात अंदर चली जाती है तो शादी के लोग कहते हैं कि बेटा तेरा मुकाम बाहर है, तो अंदर मत जा। मैं आपसे कह रहा हूं, बाजा हम बजाएंगे अपना इंशाअल्लाह, बारात हम निकालेंगे हमारी इंशाअल्लाह ताला। और जब जमील खान राजस्थान की विधानसभा में अकेले नहीं जाएगा, हवा महल की पूरी जनता उसके साथ जाएगी। अब बारात बाहर नहीं रुकेगी, अब बारात अंदर जाएगी। अब हिस्सेदारी की बात होगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 25 तारीख के दिन दुआ भी करिए कि अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करे। खूब दुआ करिए कि राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत ना बने। दुआ करिए कि मजलिस के उम्मीदवार आपके एमएलए बनकर गरीब और मजलूमों की नुमाइंदगी करे। मजलिस का नुमाइंदगी, मजलिस की कामयाबी सिर्फ एक समाज की कामयाबी नहीं होगी, मजलिस के एमएलए की कामयाबी हर गरीब और मजलूम और बेजुबानों की कामयाबी होगी। हर मजदूर की कामयाबी आता है कि उसे इंसाफ हो। आपने बरसों इनका साथ दिया। एक मर्तबा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। मुझे एक और मुकाम पर जाकर जलसे आम से वहां पर तकरीर करना है। मैं आपके दुआओं का मोहताज हूं। दमे वापसी तक अल्लाह से उसके आगे मुझे झुके और किसी के आगे मत झुकाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।